स्टार्ट हो गया। तो मोल क्या है बेटा, जरा ये देखना। मोल के बारे में मैंने एक बात बताई थी, आप लोगों को याद आ रहा है? मोल, नॉट मोल कंसेप्ट, दिस इज मोल। पहला पॉइंट याद आ रहा है? मोल कहां आप लोगों ने देखा था? हाँ, उसका क्या है? ये यूनिट है। द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मोल। मतलब वो यूनिट है, बट मोल खुद क्या है ये सुन लीजिए अब आप लोग। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। मोल खुद क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। मोल एक्चुअली इसी से ड्राइव होगा एवोगाड्रो नंबर। अब आप लोगों को ये याद रखना है कि 12 ग्राम, क्या बोला मैंने? 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन मौजूद होंगे, क्या कहा मैंने? 12 ग्राम। अब ये पूछेगा सर ये आप कहां से बोल रहे हो, कहां से डेफिनेशन लाए? कोई ऐसा बच्चा है जो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक लाया हो? फर्स्ट बोलो, मेरे को दे दो। तुम ला के दो। हाँ, 11 की बता। मैं आप लोगों को किताब भी पढ़ना सिखा रहा हूँ, और आप फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप किताब पढ़ना नहीं जानते हैं तो ये पुअर हैबिट है। सर ने अभी बताया ना कि लिटरेचर का बंदा या आपके पास कोई आर्ट है तो यू आर एंटायरली डिस्टिंग्विश सम फ्रॉम अदर वंस। जैसा मैं अपनी बात बताऊं आपको, मैं एक बेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्लेयर भी रहा क्रिकेट का। दूसरा सुन लीजिए, ताइक्वांडो शानदार आती है। अगर कोई आप में से पंगा मुझे लेना चाहता है तो बाहर ले लेगा। ये कार्टिलेज हाथ का पैर का आराम से 2 मिनट में तोड़ के दिखा सकता हूँ, अगर किसी को पंगा लेना हो तो। वैसे कोई बात नहीं है। तीसरी बात, शानदार डिबेटर रहा हूँ। चौथी बात, शानदार एंकरिंग आती है। पांचवी बात, शानदार गाना आता है, बेहतरीन गाना गाता हूँ, ये मेरा अपना पैशन है। चौथी बात सुन लो, बेहतरीन। छठी बात, शानदार ड्रामा प्ले करता हूँ। तो ऊपर वाले की दुआ से ये मेरा शौक रहा है। और फुटबॉल अल्टीमेट, समझ में आ गई बात? सब खेला है, ये भी टूटा है, ये भी टूटा है, ये हाथों टूटा है, ये भी टूटा है। गाड़ी सारी चलाई है ट्रक छोड़ के, बैलगाड़ी भी चलाया है, ट्रैक्टर भी चलाया है, बाकी तो है ही है। तो कहने का मतलब ये सब इसलिए कह रहा हूं कि पर्सनालिटी जब आपकी, आप सोच रहे हो कि यार इतना सारा काम कैसे हो जाएगा, ये सारा काम शौक से होता है, राइट? जिसको इंटरेस्ट है वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो ये बहुत पार्ट टाइम चीज थी। केमिस्ट्री सबसे कम पढ़ते थे, सबसे कम। उसका रीजन क्या था जानते हो? उससे लगाव बहुत ज्यादा था। तो जब एक बार भी कहीं पढ़ लेते थे तो मजा आ जाता था। तो आप अपने अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। अब आप बोलेगा सर आप तो फिर बहुत अच्छे जगह पे, बहुत शहर में जाके पढ़े, तो मैं ये भी बता दूं कि मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ। गांव से आया था, शहर में गया, पहली बार पढ़ा, बहुत कुछ डिफरेंट देखा। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, उससे पहले भी 2-3 कॉम्पिटिशन निकल गया था। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई किया, यहाँ से BDS, और BDS करने के बाद आगरा हॉस्पिटल में 2 साल काम किया। उसके बाद हम आकाश चले गए, क्योंकि पैसे कम मिलते थे और टीचर को वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते थे। तो भाई मुझे तो पैसा चाहिए, ना ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। आज हम कह दें कि आप लोगों को गवर्नमेंट डॉक्टर बनाया जा रहा है, IAS IPS बनाया जा रहा है, बस तनख्वाह 50 रुपये महीना होगा। बता इसमें से कितना लोग है जो करेगा? मैं लिटरली बता रहा हूँ, भाड़ में जाए, कोई नहीं करेगा। हाथ मत उठाइए प्लीज। या हाथ उठा रही है, ये उठा रही है, लेकिन हकीकत तो नहीं है भाई। पेट पे पत्थर बांध के तो कोई काम नहीं करेगा भाई। बोलो यार, प्रैक्टिकल चीज है दोनों। देखो ये तो गलत चीज है 100%, बट इट्स अ नीड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? उतना नहीं चाहिए। इसका नीड का मतलब होता है कि जैसे बोला ना उसने कि मुझे आधा घंटा चाहिए खाने के लिए। क्यों 10 मिनट में नहीं खा लोगे? पूरा प्लेट फिनिश करना जरूरी थोड़ी है, 72 चपाती और इतना रोटी। सॉरी, तो आप लोग आ जाइए टॉपिक पे, मैं आपको वो चीज दिखा दूं। तो किताब पढ़िए आप लोग। किताब पढ़ने के चक्कर में इतनी सारी बातें करनी पड़ी। देखिए एक केमिकल है जो एग्जाम में आ सकता है आपके। 2 लाइन कॉपी पर जरा से लिख लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं। केमिस्ट्री में बहुत बड़ा इसका रोल है। लड़के तुम आ गया बेटा, आगे आइए, पीछे मत बैठिए, आ जाइए आगे बैठ जाइए, बीच में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं।
सिस्प्लैटिन, आप में से कितने लोग जानते हैं सिस्प्लैटिन और टैक्सोल? लिख लीजिए, सिस्प्लैटिन और टैक्सोल, इट इज द मेडिसिन ऑफ कैंसर। किसकी दवा है ये? कैंसर के। सिस्प्लैटिन बेटे, सिस्प्लैटिन और टैक्सोल, दिस इज योर टैक्सोल, ये दोनों दवाएं कैंसर के इलाज में उपयोग में लाई जाती है, राइट? ठीक है बेटा। और एक और लिख लीजिए, AZT, एजाइडोथाइमिडीन, AZT, एजाइडोथाइमिडीन। बेटा ये एड्स के ट्रीटमेंट में यूज होता है। एड्स, कितने लोगों को एड्स का फुल फॉर्म मालूम है? हाथ उठाइएगा आप लोग। मैथ का लड़का कौन कौन है? बाकी इसके अलावा एड्स का ट्रीटमेंट आप लोग फुल फॉर्म नहीं जानते हो? हाथ नीचे रखो। ये तो बहुत कॉमन बीमारी थी। क्या होता है बताओ? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। आप में से कितने लोगों को सिंड्रोम का मतलब मालूम है? पढ़े सिंड्रोम, हाथ उठाओ, बताओ। नो 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 सिंड्रोम, एनीबॉडी? सिंड्रोम इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ डिजीजेस। क्या बोलते हैं? नॉट मेल एंड फीमेल, सॉरी। किसी इंसान के शरीर में एक बीमारी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी बीमारी होती चली जाए, क्योंकि जब हमारा इम्यून ही खराब हो गया है तो बीमारी तो हावी होना ही है, और इंसान उसी से क्या होता है? मर जाता है। इतनी बीमारियां शरीर के अंदर आ जाती हैं क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम ही डैमेज हो गया, बीमारी से फाइट करने की ताकत खत्म हो जाती है। किसके अंदर? एड्स के अंदर। क्लियर है बच्चों? तो सिंड्रोम मीन्स, अरे यार, ग्रुप ऑफ डिजीजेस। सिंड्रोम मीन्स, कहीं पर भी अगर आप सिंड्रोम शब्द का इस्तेमाल किया जाए, मीन्स देयर इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज। सिंपल सी बात है, बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, राइट? वेल डन। तो AZT, एजाइडोथाइमिडीन इज द मेडिसिन ऑफ एड्स। क्लियर है? इसलिए केमिस्ट्री में खासतौर से बताया गया, क्योंकि जब आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नीट के अंदर या जेई प्री में, मेंस के लिए जो बात हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें ये सारा एनसीईआरटी फुल्ली आ रहा है। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ध्यान से पढ़िएगा। अगला टॉपिक है, हम एमयू बताने जा रहे थे, तो हम किताब दिखाना चाह रहे थे। आपने जो किताब पढ़ी है वही चीजें जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इट्स एंड एवरीथिंग। देखिए इसमें मोल का डेफिनेशन लिखा है, देख बेटा इधर, ये मोल का डेफिनेशन लिखा है। ये वाला पेज आप लोग को दिख रहा है क्या? कैमरा में दिखा देता हूँ, जब आप देखिएगा घर जा करके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट, ये लिखा है टेबल 1.2 में डेफिनेशन ऑफ एसआई बेस्ड यूनिट्स। डेफिनेशन ऑफ एसआई बेस्ड यूनिट्स आप अपने घर जाके जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें मोल का डेफिनेशन जो लिखा हुआ है ना दोनों, वो याद करना है आप लोगों को। समझ में आ गई बात? बेटा मैं बता रहा हूँ, यू मस्ट गो थ्रू एनसीईआरटी 1 by 1, लाइन बाय लाइन आप पढ़िए, इसकी आदत डाल लीजिए। बाकी कोई किताब मत पढ़िए, इसको पढ़िए, कोचिंग कीजिए और क्वेश्चन कहीं से बनाइए, यही होना चाहिए ना। इसको पढ़िए, मेन बुक है, और वो नोट्स हो गया, और कोचिंग फिर करने के बाद बाकी कहीं का क्वेश्चन आप उठाइए, जेई का 10 साल का, और शुरू हो जाइए बनाना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो आप देखिएगा। तो मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ और अपने लेक्चर को मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो एजाइडोथाइमिडीन आप लोग समझ गए किसकी दवा है बेटा? एड्स की। टैक्सोल और सिस्प्लैटिन किसकी दवा है बताओ? तो पहला पॉइंट आप मोल कॉन्सेप्ट में अब हम आते हैं। मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिख चुके हैं सर की, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ, क्या बेटे? अमाउंट ऑफ, बता दो बेटा, सब्सटेंस। पक्का? सेकंड में आते हैं डेफिनेशन पे, और यहीं से मैं साबित करूंगा कि किस तरीके से 1 मोल की वैल्यू 6.023 × 10⁻³ आई। समझ में आया? आइए हम लोग देखते हैं। पहले डेफिनेशन की बात करते हैं मोल की। तो मोल इज डिफाइंड एज द, बोर्ड पे देखो प्लीज, defined as the number of particles contained as much
द नंबर ऑफ पार्टिकल्स present in 0.012 kg of C12 isotopes। समझ आ गया? एक मिनट रुक जाइए आप, अभी रुक जाइएगा। ये एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट, और इसका वजन मान लिया 2 ग्राम। कितना ग्राम? गौर से समझना। और मेरे पास एक डब्बा है, अभी नुमाइश लगने वाला, वहीं से ये डब्बा लाया था और उसमें ये बहुत सारे चॉकलेट डाल दिया। नुमाइश का एक फंडा बताऊंगा तुम लोगों को। नुमाइश गया कि नहीं? गए तो हो गई यार, इतनी सीधे थोड़ी। अब तो कोचिंग आ रहा, और मजा आएगा। पढ़ा उधर निकल गए चुपचाप भटूरे खाते, सड़ा हुआ तेल में भटूरे खाते, मत खाना, ठीक है बेटा? इस पूरे कंटेनर का वजन मैं बाय द वे मान लिया कि 400 ग्राम है। कितना ग्राम है? 400 ग्राम है। बोलो मेरे भाई, क्या हम यहां से ये पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ टॉफियां या चॉकलेट मौजूद है, अगर एक का मास मालूम हो? कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, कैसे सवाल बनाएंगे कि सर जी 2 ग्राम में तो एक है, तो जाहिर सी बात है 400 ग्राम में कितना होगा गुरुजी? बोलो ना। तो कितना करेंगे हम लोग? 200, यानी कि 200 टॉफियां हैं। बोलो ना, नंबर पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा? ऐसा बस हो गया, हमारा मिल गया एवोगैड्रो नंबर। आप बताइए, गौर से बताइए, एक C12 एटम का मास कितना? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला था मैंने। कितना आपको बताया था निकाल करके, मतलब उसमें दिया हुआ था किताब में। भूल गए सब कोई? कॉपी पलटो, कॉपी पलटो। कितना को याद है? 1.992648। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। 1.992648 into 10 to the power minus 23 ग्राम। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि सर जी 1.992648 into 10 to the power minus 23 ग्राम is equal to 1 C12 एटम? बोलो। तो नियम कह रहा है कि 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो 1/1.9926 into 10 to the power minus 23 ग्राम। बोलो इंटू कितना? बोलो बेटा। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन कितना में है? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 12 इंटू 10 का पावर माइनस 3 ग्राम, सॉरी इंटू 3 करोगे ना इसके साथ, तो -3 इंटू 10 का पावर 3 कट जाएगा तो 12 आएगा ना? नहीं आया क्या समझ में आपको? अरे आप लोग समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो ये 12 इंटू 10 का पावर माइनस 3 kg आ गया। बोलो। और अब 12 इंटू 10 का पावर माइनस 3 या kg हटेगा तो 10 का पावर 3 ग्राम। बोलो, ये कट गया, 12 ग्राम आ गया बच्चों। बिल्कुल छोटी छोटी बात बता रहा हूँ क्योंकि उसके बाद आपको हमको देर भागना है। तो पता चला कि सर जी 12 ग्राम में जितना नंबर होगा वो देखते हैं कितना आता है। तो क्या हो जाएगा बेटा? 1/1.992648 10 का पावर 23 इंटू 12 C12 एटम। राइट? इसको लगभग 2 मान लें तब तो सीधे 6 आएगा। बोलो। और अगर ऊपर नीचे वाला 2 से कम है तो 6 से ज्यादा आएगा। बोलो। इसीलिए सॉल्व करोगे तो आप एक महान नंबर का आविष्कार कर देते हैं, एंड दैट इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। समझ में आ गया? इतने C12 है और इसी को हम 1 मोल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। अब मुझे आप बताइए, क्या एवोगैड्रो नंबर की ये वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है या कुछ भी ले सकते थे? फिक्स वैल्यू है। समझ में आया? यही वजह है कि 1 मोल बराबर हम कितना लिखते हैं? 6.02 या 23 into 10 to the power 20। आज समझ में आया आप लोगों को? एवोगैड्रो नंबर सीखकर जब आप किसी चीज का सही इंफॉर्मेशन लेते हैं, देखिए मैं अपने घर से नहीं पढ़ा रहा,
अपने मन से भी नहीं पढ़ा रहा फालतू की चीजें, मैं कंटेक्स्ट के रिफ्लेक्शन से पढ़ा रहा हूँ। ये किताब एक बंदे ने नहीं लिखा है, शायद आपको मालूम होगा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े केमिस्ट्री के दाता, फाउंडर, नॉलेज वाले, पीएचडी किए हुए, डॉक्टरेट डिग्री वाले, टॉप मोस्ट साइंटिस्ट केमिस्ट्री के जो हैं, वो सारे टीचर मिलकर इसको लिखे हैं। ये गवर्नमेंट ने बुक दिया है, गवर्नमेंट अपने देश के एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए ये बुक बनाई है, बर्बाद करने के लिए नहीं। एक एक लाइन में दम है इसके। तो आप सीखिए मेरे साथ कैसे इस किताब को पढ़ा जाता है। जब आप किसी कंपटीशन की क्वालिफाई करने चलेंगे, छोड़िए वो दूर की बात है, इस छोटे से मतलब का जब आपके अंदर जब इसका नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, इसका नॉलेज होता है, तो कितना खुशी कर हमने तो इसका मतलब बता दिया। आपको ऐसे ही करना है, इसके अंदर से मतलब बताना है हमारी मदद से। समझ में आ गई बात? पढ़ने पढ़ाने का काम करो ना यार, तुम लोग छात्र हो, उसमें लगे रहो, फिर देखो देश कहाँ जाता है। साफ माहौल ही बदल गया बेटा, साफ संस्कार डेड, फालतू की चीजों में इन्वॉल्व, मोबाइल में टाइम बर्बाद, इसलिए सब प्रॉब्लम आ रहा है। आप पढ़िए, चुपचाप एंजॉय कीजिए, ऑफिसर बनिए, खेल खत्म कीजिए। तो टेल मी, क्या एवोगैड्रो संख्या एक निश्चित वैल्यू क्यों आई? क्या ये 6.022 या 23 ही आएगी या कुछ और आ सकती थी? यही आएगी, बिकॉज स्टैंडर्ड हमने क्या लिया है 12 ग्राम। हम राइट? अब लिखिए इसके आगे की और बात करता हूं, जल्दी नोट कीजिए, आपको जल्दी करो बेटा। डन? उतारिए आराम से उतारिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। क्लियर है? डन? बहुत अच्छा, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। 1 AMU इक्वल टू हम लोगों ने कितना लिखा था पिछले क्लास में? 1 AMU, ठीक है, जरा देखते चले, अब आप अच्छे से देखिएगा, फिर मैं आपसे बाकी बात कर रहा हूं। सर 1 AMU is equal to 1/12 part on mass of 1 C12 एटम। सही बात है, गलत है? तो मेरे हाथ की तरफ देखिए आप, इस 12 को मैं इधर ले आऊं, क्या कहलाएगा ये? 12 AMU का अर्थ क्या हो गया? मास ऑफ 1 C12 एटम। कंसेप्ट समझ में आ गया? यानी कि एक कार्बन के एटम के मास को
अगर एक्सप्रेस करना हो तो वो कितना बोलेंगे? समझ में आ गई बात? ये एक रिलेशन आ गया। क्या आ गया बेटा? ठीक है सर। अब आप यहां देखिए तो रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या बोला? रिलेटिव एटॉमिक मास। ये किसको कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कंपेयर किया जाए उसी को कहेंगे जिसके मास को, अगर ये एटम है तो भाई mu में लिखना है और उसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर ये मॉलिक्यूल होगा तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, अगर ये आयन होगा तो रिलेटिव आयनिक मास। सबको एक्सप्रेस करना है जब रिलेटिव शब्द लग गया केमिस्ट्री के अंदर, तो जानते हो आपको क्या यूज करना है? AMU। क्या यूज करना है? इसको नहीं भूलना है आपको। अब देखिए एक चीज बता रहा हूं आपको, जब AMU है तो कैसे? मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से, मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हमने निकाला एक ऑक्सीजन एटम का मास, वो 16 का मास निकाला, वो आया 2.66 into 10⁻⁻23 ग्राम। कितना आया? आप लोग देखिए मैं कैसे इसे AMU में बदलता हूं, देखते चलिए। ये मैंने ऐसे लिख दिया। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? सर जी 1 AMU इज इक्वल टू, बताओ, 1.66 into 10⁻⁻23 ग्राम। तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 1/1.66 आ जाएगा 24। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? AMU आ जाएगा? नहीं आ समझ। अब इस ग्राम के जगह पे मैं लिख रहा हूं 2.66 into 10⁻⁻23। बोलो, ध्यान से देखना यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और इंटू 1/1 ग्राम के जगह ये लिख सकता हूं 2.66 into 10⁻⁻23 लिखा आपने, और फिर ग्राम की जगह 1 ग्राम की जगह यहां आइए, कितना लिख दिया? 1/66 into 10⁻⁻24। बेटा 24 से कैंसिल। वेल, ये आपका आया 2.66 डिवाइडेड बाय 1.66, और ये एक 10 ऊपर जाएगा तो इंटू 10। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 20.66 डिवाइडेड बाय 1.66? बोलो ना। अप्रोक्सीमेटली ये पहुंच करके आ जाएगा 16 AMU। am I right? बोलो ना। अब बताओ एक ऑक्सीजन के 16 एटम का मास कितना होता है? 16 AMU होता है कि नहीं होता है? 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। बोलो ना। कितने हो गए? 16 हो गए कि नहीं हो गए? ये 16 AMU क्या बता रहा है पता है आपको? कोई बताएगा कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कार्बन के 1/12वें भाग से 16 गुना ज्यादा भारी है। समझ आ गया? अरे 1 AMU का मतलब यही होता है ना बेटा कि 1/12 into C12 एटम। बोलो, तो कार्बन के 1/12वें भाग से कार्बन के एक एटम का जो मास है उसके 1/12वें भाग से इंटू 16। बोलो ना, 16 गुना भारी है। बोलो ना। तो ये इसका मीनिंग हो गया, यानी कि यहां पे इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि द मास ऑफ 1 oxygen 16 atom is equal to 16 times of 16 गुना 16 times of heavier 16 times heavier than, यानी भारी होता है, 16 गुना भारी होता है 1/12वें भाग के मास ऑफ 1C12 एटम। कंसेप्ट समझ में आया? तो रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हमने ग्राम में कहा लिखा है इसको? अगर ग्राम में लिखते तो बात वहीं खत्म हो जाती। नहीं आ समझ में यार? अगर ग्राम में लिखते तो बात वहीं खत्म हो जाती ना, इसलिए ये रिलेटिव हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए जरा सोचने की बात है कि एक एटम का पहले मास निकाले, वो वैल्यू हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हो रहा था, और जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा उसी का सम अप होता है, जो इस फॉर्म में लिखा गया।
हमारी बात समझ गए ना आप लोग? तो एक एमयू की वैल्यू बराबर कितना ग्राम? 1.66 इंटू 10⁻24, जो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास होता है। अब जिसमें जितना न्यूट्रॉन प्रोटॉन होगा उसी के इक्विवेलेंट वो मास ले लिया जाएगा। समझ आ गई बात? अब अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना चाहते हैं, ग्राम में लिखना चाहते हैं, तो एमयू हटा करके वहां पे फिर हमें क्या करना होगा? 1.66 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक चीज और सुनिए आप लोग सभी लोग, 1 मोल बराबर क्या आया था हमारा वैल्यू? हम लोग वैल्यू कितना निकाले थे? एवोगैड्रो नंबर निकाले थे ना? तो कैसे निकाले थे एवोगैड्रो नंबर? किसी को याद है क्या? किसी को याद है? 12 डिवाइडेड बाई 1.9926 10 का पावर -23 दिया था ना, ये दिया था। इससे निकल के आया था एएमयू और मोल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? एएमयू और मोल एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 1 एएमयू बराबर 1 बाई एवोगैड्रो नंबर, या फिर 1 एएमयू बराबर 1 बाई मोल होता है। समझ में बात? ये बात आप भूलेंगे नहीं, 1 एएमयू बराबर। तो इसको नोट कीजिए। अब मैं आपको ले चलता हूं कि किस तरीके से एएमयू और ग्राम पर मोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोगों ने पहले क्या चीज सीख लिया यहाँ पे कि एमयू को किस तरीके से हम लोग रिलेट करेंगे ग्राम के साथ, और दूसरा हम लोग जान गए रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। उस तरह से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव आयनिक मास को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये लिख लीजिए। अब इसको मैं और आसान करके आपको समझा रहा हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए भाई, जल्दी से लिखे। तो इससे भी छोटी बात बता रहा हूँ, बहुत आसान करके। Down, done. ये -24 AMU है बेटा। क्या है? AMU। बोलो। ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 20.66 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा हाँ, पॉइंट कट जाएगा, 26 आएगा। सॉरी, ये सही है, ये हो जाएगा ना? यस, 26.6। ये लिख दें। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर बोर्ड पर जरा सा थोड़ा और क्लियर कीजिए आप लोग कॉन्सेप्ट को। सपोज कीजिए यहाँ पे एटम है, उसके बाद मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनते चलिए, उसके बाद आयंस है, और उसके बाद आयनिक कंपाउंड है बेटा, आयनिक कंपाउंड है। ध्यान देते चलो। जो एटम है हमारा, यहाँ गौर करने की बात,
जो एटम है, गौर से समझिएगा, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये सोडियम है और मॉलिक्यूल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आयंस का कोई एग्जाम्पल आप ही बता दो, बट तब बताओ PO4 3 - चलो ठीक है। और आयनिक कंपाउंड कोई बताओ, जैसे मान लो NaCl ले माइनस और प्लस, ठीक है। मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको समझा पाऊं। Na+ वास्तव में वो इस फॉर्म में होता है बेटा, इन दिस फॉर्म, हेक्सागोनल फॉर्म में, Cl-, 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 ये आयनिक कंपाउंड है। एक सोडियम के चारों तरफ 6 Cl- और एक Cl- के चारों तरफ 6 Na+, तो एक्चुअली इट इज Na6Cl6 होता है। समझ में आ रही है बात, एक क्रिस्टल यूनिट के अंदर। अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सुनिए। इसके मास को हम, इसका एटॉमिक मास कितना होगा 23, इसको हम दो तरह से लिखेंगे। एक लिखेंगे 23U, दैट इज कॉल्ड AMU। यू बोले तो AMU, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास, राइट। और अब लिखूंगा एक बार 23 ग्राम पर मोल। क्या होता है सर इसका मतलब, ये मुझे आपको सिखाना है। अगर ये जो बच्चा सीख गया, अब न्यूमेरिकल में मजा आएगा उसको। अब देखिए, समझिए चीजों को। 23U का मतलब हुआ कि उस चीज की संख्या, ये सब, ये देखिए, ये रिलेटिव, ये एटम है ना, बोलो, इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव, बिल्कुल सही, एटॉमिक मास। ये क्या है बोलो, यानी कि एटॉमिक मास है। क्या है बोलो, एटॉमिक मास। और ये एटॉमिक मास नहीं है, ये एब्सोल्यूट मास है एटम का, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। क्या कहलाएगा बोलो, मोलर मास ऑफ किसका, उस स्पीशीज का क्या नाम है, एटम है तो एटम होगा, बोलो। अब सुनो आगे, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, इसका अर्थ होता है बेटा मास ऑफ, अभी आप लोगों ने देखा था, जैसे ही U लिख दो वो चीज कितनी हो जाएगी 1, सो इट इज द मास ऑफ 1 सोडियम एटम। समझ में आ गया बात, नहीं आया समझ में? अरे जहां पे U होगा उसका मास कितना हो जाएगा, 1 सोडियम एटम का मास हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? कभी भी आप देखें U, यू विल हैव टू सेलेक्ट दैट। अब आइए आगे, मोलर मास ऑफ एटम, मोलर मास ऑफ एटम, भाई साहब, मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम के मास को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, मोलर मास। समझ में आ गया? वेयर देयर इज मोलर, देयर इज 1 मोल, ना एक से उससे ज्यादा ना उससे कम। और 1 मोल के ही मास को मैं लिख सकता हूं सर जी, मास ऑफ 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम, बोलो। नहीं आया समझ में यार? और इसी का एक दूसरा नाम है, सुन लो सभी लोग, इसी मोलर मास को और क्या कहते हैं, इसी का दूसरा मास है 1, नाम है 1 ग्राम, 1 ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम। सो ग्राम एटॉमिक मास, मैक्सिमम बच्चे इस चीज को कंफ्यूज करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास इज द नेम ऑफ मोल्स, किसका नाम है बोलो, मोल्स ऑफ एटम। समझ में आ गया? 2 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम यानी 2 मोल ऑफ सोडियम, आधा ग्राम एटॉमिक मास यानी आधा मोल ऑफ सोडियम। कंसेप्ट क्लियर है? इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मास, इसको बोलेंगे रिलेटिव मास, क्योंकि ये ग्राम में है कि बिना ग्राम का है, बोलो ना। नहीं आया समझ में? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, उसको मैं यहां लिख रहा हूं, फिर मैं मिटा के वहां लिखूंगा। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल, ये जगह नहीं बची तो यहां लिख रहा हूं मॉलिक्यूल। CO2 हमारा एक तरह का क्या है बोलो, मॉलिक्यूल है बेटा। इस मॉलिक्यूल का मास या तो हम 44U लिखें या फिर हम 44 ग्राम पर मोल लिखें, बोलो ना। अब इसको तुम क्या बोलोगे सर जी, दे हमारा रिलेटिव मास है, इट इज द मास ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल, राइट। एक CO2 मॉलिक्यूल का क्या है ये मास, इसीलिए सर इसे हम बोलेंगे मोलेक्यूलर मास। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। मोलेकुलर मास को तुम ग्राम पर मोल में लिखोगे या U में लिखोगे, मोलेक्यूलर मास, खोपड़ी में बैठाओ, नॉट मोलर मास। मोलर मास मैंने नहीं कहा, मैंने मोलेक्यूलर मास कहा। क्या कहा बताइए? सो मोलिकुलर मास
और मोलर मास में जो छात्र अंतर समझ गया वो केमिस्ट्री पूरी तरह से समझ रहा है। सो एटॉमिक मास यू में, मोलिकुलर मास यू में, बट मोलर मास ऑलवेज ग्राम में। तो यहां पर भी अब इसी 1 CO2 को अगर हम बोलें कि सर ये तो 1 मोल CO2 को बता रहा है, इसका मतलब दिस इज द मोलर मास। am I right or wrong? और मोलर मास का मतलब हो गया, इसी को बोल सकते हैं 1 ग्राम मोलेक्यूलर मास। तो ग्राम में और बिना ग्राम में अंतर है कि नहीं भाई? ये बिना ग्राम का था और ये ग्राम में। सो 2 ग्राम मोलेक्युलर मास यानी 2 मोल CO2 हो गया। बोलो ना, नहीं आया क्या समझ में आया? तो भाई इसी को सीखना था। और U जहां लग जाएगा वहां 1 CO2 हो जाएगा, और जैसे ये लग गया 1 मोल यानी कि 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ CO2 का मास। कंसेप्ट समझ आया? नहीं आया। अब आयन की बात करें। आयन है आपके पास क्या चीज? BO4। माइनस प्लस कुछ भी हो सकता था, कोई रूल नहीं है ना, कि माइनस ही ले लिया मैंने। ये तो स्पेसीज है। फास्फोरस का एटॉमिक मास 31, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 बोलो 64, और 31 कितना होता है भाई साहब? 64 और 31 95 क्या क्या यू नहीं लिखूंगा यू, अभी खाली 95। अब आ जाएगा क्या? अब आ जाएगा क्या? 95 ग्राम पर मोल। तुम बता सकते इसमें कौन मोलर मास है और कौन आयनिक मास है? राइट या लेफ्ट? ग्राम पर मोल क्या है? क्या बात है, दिस इज कॉल्ड मोले। फिर गलत कर दिया तुमने यार। मोलिकुलर कैसे हो जाएगा भाई? मोलर मास। डरा रही है शेर का छाल पहन। मोलर बोलो बच्चों, मोलर मास। बेटा पढ़ो भी, और बहुत बड़ी बड़ी चीज बताऊंगा भी, तो ये बेसिक चीज है, उसके बाद न्यूमेरिकल का एरिया चलेगा, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बताऊंगा, तब फील आएगा आपको, है ना। लेकिन फील आएगा उसी समय जब ये छोटी छोटी चीजें आपको बढ़िया से आती है। यहाँ कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। मोलर मास, और इसको क्या बोलेंगे? ये मोलर मास में मोलेक्यूल नहीं है, मोलेक्यूल न्यूट्रल होता है। अरे बोलो यार। तो इट इज कॉल्ड, बताओ जल्दी से, आयनिक मास। कंसेप्ट क्लियर है? मास आयनिक मास है भाई साहब, आयनिक मास। समझ में आ गया? हाँ, याद रखिएगा अच्छे से। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। हाँ, ये कह सकते हो कि एक तरह से इक्विवेलेंट टू द मोलर, मोलर वर्ड इस्तेमाल करोगे तो गलत हो जाएगा। मोलेक्यूलर मास ऑफ आयन ऐसे बोल सकते हैं। फिर आयनिक मास को ना बोल के क्या बोल सकते हैं? मोलेकुलर मास ऑफ आयन, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। बट मोलेक्यूल एक्चुअली शब्द वही इस्तेमाल करेंगे जब वो न्यूट्रल हो, इसलिए सबसे बेस्ट है आयनिक मास। क्या है बेटा? आयनिक मास। अब ये कितने आयन का मास है गुरु? 1 फॉस्फेट 3 माइनस का, बोलो ना। और बेटा जानते हो इसको क्या बोलेंगे? कोई बताएगा आप में से? 1 मोल PO4 3 माइनस का मास, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड 1 ग्राम आयनिक मास। क्या कहलाएगा? ग्राम आयनिक मास। समझ में आ गया? तो आप बताइए, एक मिनट आप बताइए, मोल को हम लोग कितने नाम से जानते हैं? एक ये नाम हो गया। मोल का एक नाम कौन सा हो गया? मोल का दूसरा नाम क्या हो गया? ग्राम मोलेक्यूल, बोलो ना। और मोल का तीसरा नाम क्या हो गया? कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? तो मोल के कितने नाम? तो हम लोगों ने यही पढ़ के सीखा सर जी, मोल को हम 3 नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो एटम होगा, अगर वो मॉलिक्यूल होगा, और अगर वो आयन होगा। तो बेटे अगर वो एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास, बोलो ना, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या ग्राम आयनिक मास। क्या बात, समझ में आ गया सबको? ये कंफ्यूज नहीं करना है। अगर मैंने पूछा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम, calculate the number of gram ions, calculate the number of gram molecules, it means calculate the number of moles। क्या निकालना है? याद रहेगा अच्छे से? बोलोगे तो नहीं? चलो लिखो जल्दी से, फिर बताता हूँ लास्ट।
गया? लिख लिया? ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए। मिटाऊं? रिलेटिव, तो सब में रिलेटिव बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और क्या, रिलेटिव ही यू जहां लग गया वो रिलेटिव है। आगे समझ में? अब हम आ गए, आपने देखिए लास्ट में एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, आयनिक मास लिखा है। ये थोड़ा सा अलग ढंग का है, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, आप घर जाके देखिएगा। जरा देखिए आप लोग, इधर इधर इधर, आयनिक कंपाउंड, ये क्या है तुम्हारा? माइनस और प्लस। इसका मास कितना होगा जी? 58.5, 23 इसका, 35.5 इसका। अब रुक जाओ तुम लोग, एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। इसको हम लिखते हैं 58.5U, ठीक है? ये आयनिक कंपाउंड है बोलो, या कंपाउंड मॉलिक्यूल है बोलो। और यहाँ लिखते हैं 58.5 ग्राम पर मोल। छोटा सा अंतर है यहाँ। देखिए 6 सोडियम और 6 क्लोरीन को एक साथ नहीं दिखाया जा सकता, तो इसके हम यूनिट ले लेंगे। क्या ले लेंगे बोलो? यूनिट। इसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। क्या बोलते हैं बोलो? फॉर्मूला यूनिट। समझ में आ गया? फॉर्मूला यूनिट वाला शब्द, फॉर्मूला यूनिट, सूत्र इकाई या इकाई सूत्र, वहां इस्तेमाल होता है जब कोई यौगिक या जब कोई मॉलिक्यूल आयनिक फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? क्लियर हो गया? आयनिक यौगिक हो, और उस आयनिक यौगिक को अगर एक लोगे तो उसके मास को तुमको बोलना होगा फॉर्मूला यूनिट मास। समझ में आ गया? अब आप यहाँ पे मोलर मास नहीं बोलोगे, यहाँ आयनिक मास नहीं बोलोगे, सॉरी गलत हो जाएगा बेटा। और यही राज की बात मुझे आपको बतानी थी। तो आप जल्दी से बताइए, फॉर्मूला यूनिट मास कहाँ यूज करना चाहिए? आयनिक कंपाउंड में या कोवेलेंट कंपाउंड में या आयन के केस में? आयनिक कंपाउंड में, नॉट आयन, सॉरी नॉट आयन, गलत हो जाएगा बेटा। कहां पर? क्लियर हो गया सबको? सर आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर केटायन और एनायन हो अदर देन H+ और OH-। H+ और OH- को छोड़ के अगर कोई भी कॉम्बिनेशन प्लस माइनस है बाबा, तो दैट इज कॉल्ड। पक्का? तो आइए, तो अब अगर हम U लगा दिए तो U का तो मतलब ही होता है 1 NaCl का मास, बोलो ना। और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 मोल NaCl का मास। इसलिए बेटा इसके मास को अब हम मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलेंगे, एक स्पेशल नाम से जानेंगे, एंड दैट स्पेशल नेम इज नथिंग बट फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्यों बोला गया? आपके सामने वहां से एग्जांपल से हाजिर है। इसलिए इसको हम लोग किस में एक्सप्रेस करेंगे? यू में। यू, फॉर्मूला यूनिट मास ऑलवेज रिटेन इन यू बिकॉज इट इज रिलेटिव मास। लेकिन जब यहां आएंगे तो साफ बोल सकते हैं सर जी मोलर मास ऑफ, बताइए, NaCl, मोलर मास ऑफ NaCl। कोई दिक्कत है? नो सर। इसी को हम बोल सकते हैं फिर वापस 1 ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ क्या? ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ क्या? NaCl। कंसेप्ट समझ में आ गया?
लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट था, कहां पर, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास ऑलवेज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड। किसके लिए यूज होगा? आयनिक कंपाउंड के लिए। am I right? एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव सवाल, जरा जवाब दीजिए तो आप लोग, अभी आंसर में मत जाइए। व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ MgCl2? U 44 ग्राम 95 ग्राम पर मोल 95 U। बताइए पक्का? देखो एक मैग्नीशियम का मास कितना होता है? 24 U। ये एक मैग्नीशियम का हो गया, बोलो Mg+2 का, और 2 Cl- का कितना होगा? 71 U। बोलो तो टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा डियर? Mg+2 और Cl- क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? MgCl2। बोलो इसका मास कितना हुआ? 95। तो आंसर क्या हुआ? U कब लिखोगे? जब क्या दिया हुआ हो। और यहाँ क्या होता कि आंसर ग्राम पर मोल हो जाता? मोलर मास। कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? अगर मैं यहाँ क्वेश्चन पूछता का व्हाट इज द मोलर मास ऑफ यूनिट मास, या व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ MgCl2, तब आंसर क्या होता? समझ में आ गया सब? अरे सीखा कि नहीं सीखा यार? चलो लिख लो जल्दी। अब देखो अभी क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, जल्दी लिखो। डन? फॉर्मूला यूनिट मास कहाँ यूज करते हैं बताओ? आयनिक कंपाउंड में, नॉट AMU। कहाँ यूज करते हैं? आयनिक कंपाउंड। चलिए क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, which one of the following is the mass of 1 MgCl2? बताओ, ऑप्शन यही है, ऑप्शन हमारा यही है। एक MgCl2 का मास कौन सा होगा? एक MgCl2 का मास कौन होगा? अगेन आंसर डी होगा। अगेन आंसर डी होगा कि नहीं होगा? बोलो। नहीं आया समझ में यार? अच्छा नहीं आया समझ में? यू कैरियर, सॉरी सर। कॉपी पढ़ना जरा सा है दीदी, कॉपी खोलो। अरे वहां पे लिखा है फॉर्मूला यूनिट मास, उसके नीचे क्या लिखा है? पढ़ तो। 1 लिखा है या 10 लिखा है या 12 लिखा है? मैंने क्या पूछा? आयनिक कंपाउंड है, यहाँ कितना लिखा है? 1 है या 10 12 है? तो आंसर क्या हुआ? वही हुआ ना। अरे बोलो यार। एक MgCl2 ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है। हम आयनिक कंपाउंड नहीं बोल रहे हैं, हमने अपना टाइम हटा लिया। बोलो बात एक ही है ना भाई? कंपटीशन क्या मांगता है? यही तो मांगता है। तो आंसर क्या होगा? अगेन आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, फ्रॉम देयर। बोलो ना 95 U। क्वेश्चन बदल गया।
रुक जाओ छात्रों, क्वेश्चन नहीं तो कुछ नहीं। व्हाट इज द अब आ जाओ, मास ऑफ 6.023 इंटू 10 का पावर 23 mgCl2। अब बताओ अब क्या होना चाहिए? एक मिनट, इसको तुम दूसरा क्या और नाम दे सकते हो? और दूसरा नाम क्या दे सकते हो? और तीसरा नाम क्या दे सकते हो? ग्राम मॉलिक्यूलर। सीखो एक ही जगह सारी बातें। तो यदि क्वेश्चन में ये दिया है तो भी वही बात है, और 1 Na-MgCl2 दिया है तो भी वही बात है, और 1 मोल Na-MgCl2 दिया है तो भी वही बात है। नहीं आ समझ में आया? और 1 ग्राम मॉलिक्यूल दिया है तो वही बात, मोलर मास दिया है तो वही बात है, बोलो ना, या मॉलिक्यूलर मास दिया है तो वही बात है, बोलो ना। ये क्या समझ में? तो आंसर कितना होना चाहिए? 95 ग्राम पर मोल। कंसेप्ट समझ में आया? अगर आप केवल 95 ग्राम लिख देते हैं तो भी गलत हो जाए, आपको पर मोल लिखना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात? आई थिंक ये बात समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, अब समझ में आ गई। कमाल। डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट मोल्स। क्या बोला मैंने? डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट मोल्स। हाँ एक चीज और, अगर आप लोग ये लिख रहे हो तो मैं मिटाऊं, कुछ और बात बतानी है, मिटा दो ना। देखिए 1 मोल is equal to the amount of particles present in 1 एवोगाड्रो नंबर। तो 1 मोल के मास को आप क्या बोलोगे? मोलर मास। 1 मोल के नंबर को आप क्या बोलोगे? एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, एक शर्त है, या एनटीपी, उसको क्या बोलोगे? 22.4 लीटर, एंड दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। क्या बोलोगे? बोलो मोलर वॉल्यूम। कंसेप्ट समझ में? यानी मोल किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? मास को भी, नंबर को भी, वॉल्यूम को भी। नहीं आया समझ में? इट टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 मोल। समझ में आ गई बात? तो अमाउंट का मतलब नंबर भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, और वॉल्यूम ऑफ गैस भी हो सकता है। क्लियर है? अब हम आपको बताने वाले हैं कि मोल निकालते कैसे, वहां से सवाल चलेगा इंपॉर्टेंट। उससे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड वैलेंस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? आउटर मोस्ट, बाहरी कक्ष में उपस्थित या आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये लिख लिया आप लोगों ने। अब जरा देखिए आप, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं। अदर नेम्स ऑफ मोल, ये भी याद रखना था। अदर नेम्स ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नेम्स ऑफ मोल। मोल का दूसरा नाम क्या क्या हो सकता है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला नाम एटम के लिए हम यूज करेंगे और वो होगा ग्राम, करेक्ट, एटॉमिक मास। बहुत अच्छा। और दूसरा मॉलिक्यूल के लिए यूज करेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? ग्राम मोले। अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूलर और खाली मॉलिक्यूलर में बहुत का फर्क हो गया ना। और आयंस के लिए करेक्ट, ग्राम आयनिक मास। आई थिंक समझ गए होंगे आप। क्लियर है? तो ये याद रखना। ठीक है बच्चों।
अब ये भूलिएगा मत आप। अब आइए calculation of number of electrons, protons and neutrons and valence electron, ये मेरे को निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सी एवरीबॉडी प्लीज, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो लिखा जाता है इधर वो एटॉमिक मास नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, जबकि एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होता है, हो भी सकता है। और यहाँ पर Z का मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, याद रहेगा। और न्यूट्रॉन निकालना हो तो, क्योंकि ये एटॉमिक मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, बोलो। सो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर माइनस प्रोटॉन, बोलो ना। या न्यूट्रॉन बराबर A माइनस Z लिख सकते हैं, क्योंकि यही प्रोटॉन किसके बराबर होता है? Z के, बोलो बच्चों। कोई डाउट? अब आइए आगे। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब निकालना होगा तो वो बेटा होता है इक्वल्स टू द ग्रुप नंबर। किसके बराबर होता है? ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ऑफ एन एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है, समूह की जो संख्या होती है, उसके बराबर होता है। तो अब जो यूज होने वाले हैं वो हम आपको लिखा देते हैं। जैसे फर्स्ट ही ग्रुप में आया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इसका बेटा 1 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। इसको कैसे याद करोगे? लो नसरीन कब्र से फरार हो गई। हाँ, वो तो आपको, बाकी ट्रिक तो आपने डेवलप किए ही होंगे, दोस्तों का नाम लिख के। सेकेंड डे में हम बात करेंगे आपसे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राय। आप लोग और भी बनाए होंगे। इसका हो जाता है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलो। अब पी ब्लॉक में आ जाते हैं, जिसको थर्ड ए में बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड 13th ग्रुप। बैगन, हाँ, आलू, गाजर इन थैला, बोलो यार। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3। इसका कितना होगा? ये आपको याद रखना पड़ेगा जी, तब बात बनेगी। 4th ए में बात करते हैं, ये भी सब रटना है बेटा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn, Pb। कपिल देव, श्रीकांत जी ने सुंदर पार्वती का दर्शन किया, क्या बात है। 4, बोले यार। और यहाँ 5th ए, दिस इज 15th ग्रुप, हमारे यहाँ पे सुनेंगे आप, नाना, पापा, आंटी, सब क्या? भिखारी, गंदा लड़का रे, बदतमीज। इसको और सुंदर बना सकता था तो बिंदास, है कि नहीं? कह रहा है भिखारी, इतना सेंस, इतना गंदा लड़का है यार, छी 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 छी। ठीक है बेटा। 16th ग्रुप में क्या होगा? उससे टीपो, उससे टीपो, बोलो भाई। इसका 5 हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। सब पे क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहा हूं। 7th है लास्ट। फिर कल बाहर आई आंटी के छत पर, चला जैसा, ठीक है। या फिर बाहर फिर कर बाहर आई आजा, ठीक है, समझ में आ गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर होगी। अब सुनिए आप, अगर कोई मॉलिक्यूल लिख दिया मैंने और उसमें पूछा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल बताओ, और यदि उस मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज है, तो अगर प्लस चार्ज होगा तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से उतने प्लस को माइनस करना है, और अगर माइनस होगा तो उतने में ऐड करना है। क्लियर हो गया? तो ये काम करेंगे हम लोग, उसके बाद मोल कंसेप्ट पे, फॉर्मूला पे आ जाएंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से।
आप लोग शायद ऑनलाइन जब हो जाएंगे तो ग्रुप में खुद ही ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। जब ग्रुप में जुड़ जाएंगे तब क्वेश्चन देना शुरू करूँगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। फिर आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर देना। वैसे तो कोई किताब होगी आप लोगों के पास, जो मैंने कहा वो ले ही लिया होगा, या नहीं भी लिया तो क्वेश्चन मैं कुछ भेजूंगा। पढ़ना है तो सीरियस होकर तैयारी करो और कुछ नहीं। अगर आपने कायदे से एक बुक पढ़ा है और 10 साल का सवाल रेगुलर आप बना रहे हो तो कहीं ना कहीं रिजल्ट तो आपका होना है निश्चित रूप से। और ऐसे ही आ रहे हो, ऐसे ही जा रहे हो तो कोई बात ही नहीं, आते रहो जाते रहो। क्या मैं मिटा सकता हूँ? नो, यस, चलिए यस, चलो ये वाला तो हो गया। एक इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स है, उसके बारे में मैं बताऊं फिर आगे बढ़ता हूं। हाइड्रोजन का आइसोटोप, हाइड्रोजन आइसोटोप H के ऊपर 1, H के ऊपर 2 और H के ऊपर 3। दिस इज कॉल्ड इन केमिस्ट्री प्रोटियम। क्या कहलाता है? एंड दिस इज कॉल्ड ड्यूटेरियम। बोलो। एंड दिस इज कॉल्ड ट्राइटियम। ये रेडियो एक्टिव होता है, बोलो। और ये सी वाटर में पाया जाता है ना, इसको शॉर्ट में हम ड्यूटेरियम डी बोलते हैं, इसको टी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, बोलो ना। आप लोग से छोटा सा सवाल कर रहा हूं, इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा प्रोटियम में? 1 में से 1 गया, ए में से Z गया 0, 2 में से E गया 1, और इसमें कितना गया 2। क्लियर है? याद रहेगा। दूसरी बात, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का ऊपर देखो एटॉमिक मास नंबर 14, फ्लोरीन का 19, क्लोरीन का 17, 35, कहीं पे 37 भी दिया रहेगा, सल्फर का 32, फास्फोरस का 31, हाइड्रोजन का तो मिल ही गया, नाइट्रोजन भी आ गया, फास्फोरस भी आ गया, सल्फर भी। चलो इतना से हमारा काम चल जाएगा। कैल्शियम का 40, सोडियम का 23, ऑन एवरेज समझाने के लिए लिख दिया मैंने, काम अपन का चल जाएगा। अब मैं मिटा रहा हूं, अब सुनिए हमारी बात। जब ये जानिएगा तभी मोल कंसेप्ट का बाकी काम बनेगा। क्या आप लोग मोल में एमयू और ग्राम पर मोल का रिलेटिव का मतलब समझ में आ गया होगा, एब्सोल्यूट का? चलिए आगे देखते हैं। अब आपको निकालना है, क्वेश्चन सुनिएगा। कैलकुलेट द, बात नहीं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ए। सबसे पहले सबसे छोटा H2O, उसके बाद D2O, उसके बाद CH4, उसके बाद CD4 ड्यूटेरियम, उसके बाद NH4 प्लस, उसके बाद बेटा CO3 2 माइनस G। गौर से देखिए, एंड देन आप जब गौर से समझिएगा इसके अंदर तो बात समझ में आ जाएगी। एंड SO4 2 माइनस सी। एवरीबॉडी प्लीज, इसके अंदर मुझे क्या निकालना है ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर मेरे को 4 चीजें निकालनी है। एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन टोटल कितना होगा? तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 × 1 बोलो, और 6 इसमें होता है, 8 इसमें होता है, तो 8 और 2, और ये न्यूट्रल है या प्लस माइनस है? मत लिखो, साथ साथ मत लिखो,
न्यूट्रल है ना? जो चीज न्यूट्रल होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसका मतलब प्रोटॉन में कितना हो गया? बोलो ना। हाँ, न्यूट्रॉन पे सवाल खड़ा हो जाएगा। प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होगा, जो बचा ऑक्सीजन में तो 16 में से 8 गया, 8 एक ही है ना? बोलो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन किससे बिलोंग करता है? उससे d को 6, 6 वो और हाइड्रोजन 2, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2, तो टोटल कितना हुआ? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आ गया? कब? जब ये एक मॉलिक्यूल था तब। नहीं आया समझ में? अभी जब 1 मॉलिक्यूल है तो बताओ, कोई बताएगा ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बताएं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो बच्चों, क्या होना है? क्या होना है? नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन बताइए। तो वो तो उतना ही रहेगा ना, 10 ही। प्रोटॉन भी उतना ही रहेगा। हाँ, न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम में कितना था? 1, तो 2 वो हो गया और 8, 16 में से 8 गया तो 10 हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? तो ये डिफरेंस है यहाँ और यहाँ में। समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? आ गया। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा CH4 में आ जाओ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताएंगे आप लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो बच्चों, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन बोलो, बहुत अच्छा। न्यूट्रॉन 0, 6 बोलो ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 4 8। बात समझ में? यहाँ बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ और बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बेटा? हैं? इलेक्ट्रॉन फिर 10, प्रोटॉन भी 10, न्यूट्रॉन 10 बोलो, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ आ जाओ। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन आप बताओ। 5 7 इसमें, 4 7 4 11 में से किया 10। नहीं आया समझ में? और प्रोटॉन कितना हो जाएगा न्यूट्रल फॉर्म में? तो अगर ये प्लस में 10 है तो एक बढ़ा देंगे तो 11 हो जाएगा। बोलो, नहीं आया समझ में? क्या? अरे आया नहीं आया? और न्यूट्रॉन कोई बताएगा? न्यूट्रॉन 7। कोई बताएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 में से 1 किया, 4 4 8 बोलो ना। यस सर, आ जाओ यहाँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो जल्दी से, बोलो। नुमाइश लग गया क्या? एक 2 मैं तो टेस्ट कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 6 8 का 24 और 6 30 और 2, लेकिन 2 माइनस हटा तो न्यूट्रल हो जाएगा। बोलो 30 प्रोटॉन। सही है गलत है? न्यूट्रॉन बताओ। 12 में से 6 गया 6 और 8 का 24 और 6 30। बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता 4 यहाँ पर और 6 का 18, 18 और 4 22 और 2 24 हो जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आया? इसका तुम ही लोग बता दो लास्ट वाले। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। बता दो मेरे भाई। बेटा ये कितना हो जाएगा? 16। कितना हुआ? 16 और 8 चौका 32, 32 और 16 48 और 2 50। क्लियर है? और ये भाई साहब 48, 2 घटा दो, प्लस हो तो 2 बढ़ा दो। नहीं आया समझ में? क्या बात। एंड व्हाट इज दिस? हैं? बोलो जल्दी से। यहाँ 32 माइनस 16 दैट इज 16। 16 ये हो गया और 8 का 32
बोलो ना, 6 2 8 48। और बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन सब एक ही ग्रुप से, 6 जगह 24 और 2 26। अरे चांदी ये 4 और 1 5 है ना, तो 6 30 2 32। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डन। कल का क्लास होगा डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। थैंक यू वेरी मच। आज सर आ गए फिजिक्स पर, आप फिजिक्स का आनंद लीजिए, फिजिक्स पढ़िए, समझिए, जानिए।